नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मार्केट पर अगले हफ्ते की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस शो में हम आपको बाजार की पूरी जानकारी देंगे, साथ ही अगले हफ्ते के बाजार की पूरी तैयारी आपको करवाएंगे। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे और हमारे साथ दर्शक भी जुड़ेंगे जिन्हें एक्सपर्ट अपनी भरोसेमंद सलाह देंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और अगले हफ्ते बाजार कैसा रहेगा, किन ट्रिगर्स पर आपको नजर रखनी है, इस पर एक एक करके हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एक बार बाजार पर कि इस पूरे हफ्ते किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। एक बड़ा इवेंट था, बजट भी, उस दिन हमने सपाट कारोबार देखा, लेकिन इस पूरे हफ्ते एक अच्छी क्लोजिंग हमने देखने को मिली। शुक्रवार के दिन तो रिकॉर्ड लेवल्स भी निफ्टी में देखने को मिले, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से एक हल्की मुनाफा वसूली भी आई है। लेकिन स्मॉल कैप शेयरों में भी काफ़ी शानदार तेज़ी थी और रिकॉर्ड लेवल्स वहां पर भी देखने को मिले, जिसमें कि लीड किया एनबीसीसी और एमआरपीएल जैसे स्टॉक्स ने। निफ्टी एनर्जी ने भी रिकॉर्ड लेवल्स अपने देखे, जिसमें कि टॉप गेनर्स थे बीपीसीएल और आईओसी जैसे स्टॉक्स। पीएसयू बैंकों में हमने शानदार तेजी देखी, स्पेशली बजट के आने के बाद पीएसयू बैंक निफ्टी पीएसयू इंडेक्स ने भी रिकॉर्ड लेवल्स टेस्ट किए, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मजबूती थी पंजाब सिंध बैंक और आईओबी जैसे स्टॉक्स में। निफ्टी मेटल इस पूरे हफ्ते 2% की तेजी वहां पर देखने को मिली। आईटी इंडेक्स में भी तेजी थी और ऑटो में भी लगातार एक तेजी का माहौल बना हुआ था और इस बीच ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आए और उसका भी असर हमने बाजार पर देखा। तो काफी अच्छा हफ्ता था ये मार्केट के लिए, जिसमें कि मिड कैप स्मॉल कैप की, अगर स्मॉल कैप निफ्टी में स्मॉल कैप इंडेक्स में तो 5.5% का रिटर्न दिखा। मिड कैप इंडेक्स की बात करेंगे तो करीब 2.5% की तेजी वहां पर देखने को मिली। तो पॉजिटिव ही क्लोजिंग हुई है। एक एफएमसीजी को छोड़ दें जहां पर की नेगेटिव क्लोजिंग थी, बाकी सभी सेक्टरल इंडेक्स अच्छी शानदार मजबूती के साथ यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। और इस बीच जो टॉप गेनर था निफ्टी का, वो था बीपीसीएल, जिसमें कि 18% की मजबूती आज देखने को मिली। और आज शुक्रवार के दिन भी हम देख रहे थे कि स्टॉक में शानदार तेजी के साथ कारोबार हो रहा था। तो चलिए, ये तो था इस हफ्ते का पूरा लेखा जोखा, लेकिन अगले हफ्ते कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे बाजार के लिए, किन स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। संतोष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके अलावा कुणाल प्रार भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। कुणाल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये पूरा जो चाल देखी हमने बाजार की और फिर शुक्रवार के दिन तो हमने देखा कि रिकॉर्ड लेवल्स भी टेस्ट हुए हैं। अब यहाँ से चाल कैसी रह सकती है? जो थोड़ा बहुत करेक्शन आया है, एंट्री लेने के मौके आप देख रहे हैं, और अगले हफ्ते के लिए कौन से लेवल्स आप वॉच करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में? वेल एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें दोनों इंडेक्स में देखने को मिल चुकी है। एंड निफ्टी ने आज जो हाई बनाया था 22,126, सेम हाई अगर हम देखने जाए तो निफ्टी ने पहले 16 जैन को बनाया था, वहीं से करेक्शन हमें देखने को मिला था। सो सेम लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया है, यानी आप कह सकते हो डबल टॉप फॉर्मेशन वहां पे निफ्टी ने बनाया है। लाइकली चांसेस है कि नीचे 21,600 तक के लेवल हमें निफ्टी स्पॉट में देखने को मिल सकते हैं। अगर ये लेवल आते हैं तो मेरा ये मानना है कि वहां पे हम खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि 21,600 के अराउंड काफी अच्छा सपोर्ट है, जो पहले भी सपोर्ट निफ्टी ने लिया था, उसके बाद अब अच्छी खासी मोमेंटम ऊपर के लेवल की तरफ हमें दिखाई दी। तो फिलहाल यहाँ से 250 पॉइंट का करेक्शन और हमें देखने को मिल सकता है। अगर वो करेक्शन आता है तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में फिलहाल जिस हिसाब से भी आज के दिन में करेक्शन देखने को मिला है, बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं 45,500 45,560 अगर ये लेवल देखने को मिलते हैं तो मैं कहूंगा कि उस लेवल पे खरीदारी करके चलना चाहिए। अगेन हमें ऊपर में 47,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकती है। सो यहाँ से जो रणनीति रखनी चाहिए हमें, वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए दोनों इंडेक्स में। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। लेकिन संतोष जी, आपसे समझना चाहेंगे, इस पूरे हफ्ते हमने जो देखा सरकारी बैंक काफी चले और निफ्टी पीएसयू इंडेक्स में 11% तक की तेजी देखने को मिली है, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो योगदान था चलने में, उसमें छोटे मझोले शेयरों में हमने काफी अच्छा रनअप देखा। ये पूरा बास्केट कैसा लग रहा है आपको सरकारी बैंकों के लिए? और अगर यहाँ पर किसी को एंट्री लेनी हो, समझ लीजिए मीडियम से लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो इस तेजी में भी कौन सा बैंक है आपको पसंद आ रहा है सरकारी खेमे में से?
देखिए, इस बार जितने भी नतीजे आ रहे हैं उसमें जो मुख्य चीज़ें देखने को मिल रही है वो ये है कि निम का घट जाना सारे बैंकों में अक्रॉस द बैंक देखा गया। बहुत कम बैंक हैं जहाँ पर निम एक्सपेंशन हुआ है। लेकिन मेरे लिहाज से उसमें सरकारी बैंकें बेहतर की हैं नंबर्स के लिहाज से। तो और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि सरकारी बैंकों में काफ़ी ट्रैक्शन भी प्राइस में अपवर्ड ट्रैक्शन दिख रहा है। अब अगर बात की जाए कि वैल्यूएशंस के लिहाज से सस्ते हैं, अगर आप बनस्पत प्राइवेट बैंक्स के, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू जो भी देखा जा रहा है इन सरकारी बैंकों में वो 1.5 से प्रायः सारी बैंकों का नीचे है। तो उसमें मुझे लगता है कि जहाँ पोटेंशियल हो सकते हैं वो बैंक है कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा है। पीएनबी ऑफ लेट काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है, उसके लिहाज से लग रहा है कि पीएनबी में भी लेकिन काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन हो चुका है। इवन अब स्टेट बैंक के रनअप में बाकी है अभी भी काफी। मुझे लगता है कि जिस तरह से इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है और इंडिया का तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी तो ये बैंकें काफी पार्टिसिपेट करेंगी और वैल्यूएशन के लिहाज से ये बैंकें अभी भी सस्ती हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऊपर की 3 जो बड़ी बैंकें हैं पीएसयू में वो काफी अच्छी हैं। राइट। तो पीएसयू बैंकों पर तो ये सलाह, लेकिन कुणाल जी आपसे सरकारी कंपनियों पर ओवरऑल राय राय लेना चाहेंगे। इसमें एनर्जी स्पेस भी चल रहा था, पावर कंपनियां भी चल रही थी। मिसाल के तौर पर बीपीसीएल देखिए, ये इस पूरे हफ्ते 18% चला। पावर ग्रिड में शानदार तेजी देखने को मिली, ओएनजीसी में अच्छी तेजी थी। तो ये पूरा स्पेस भी काफी अच्छा चल रहा था। अभी भी आप कहीं मौके देख रहे हैं एंट्री करने के लिए? वेल, सारे के सारे एनर्जी काउंटर्स में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली थी। अब गेल की बात कर लीजिए, ओएनजीसी की बात कर लीजिए, सामने पावर ग्रिड जैसे स्टॉक में भी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल इस लेवल पे ना ही मैं गेल में पोजीशन बनाने की सलाह दूंगा, ना ही मैं ओएनजीसी और पावर ग्रिड, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम आई है, रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल पे उतना फेवरेबल नहीं है। तो मेरा जो मानना है वो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच का है। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि आप अपनी पोजीशन को कैरी करिए। यहाँ से और भी अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, अगर कुछ और स्टॉक है जहाँ पे मुझे लग रही है कि अगर यहाँ पे पोजीशन बना के चलना चाहिए, वो है हिंद पेट्रो। अगर कंपेयर टू आज बीपीसीएल एचपीसीएल की बात करूँ, आईओसी की बात करूँ, तो हिंद पेट्रो में उतनी मोमेंटम नहीं आई जितनी हमें बीपीसीएल आईओसी में देखने को मिली है। लाइकली चांसेस है हिंद पेट्रो आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म कर सकता है ओएमसीज में, एनर्जी में। खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे, जो 470 का है, 470 का है। फिलहाल स्टॉक का जो क्लोजिंग है वो है 488 का है। खरीदारी है, टारगेट है 502। पहला टारगेट 502 जैसे ही क्रॉस होगा, ऊपर में हमें 525 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो हिंद पेट्रो पे फोकस करना चाहिए विद एसएलओ 470। ओके। तो ये है राय एचपीसीएल पर। ये कंपनी ज़्यादा बेहतर लग रही है, इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इस बीच ऑटो कंपनियां भी फोकस में रही हैं। संतोष जी, हमने बजट वाले दिन ही देखा एक एक करके ऑटो कंपनियों के भी नतीजे आ रहे थे, क्योंकि बजट बड़ा इवेंट था इसलिए वहां पर फोकस नहीं कर पाए। बट ये जो नंबर आए इसे आपने कैसे एनालिसिस किया? क्योंकि हमने देखा कि ज़्यादातर ऑटो बिक्री के आंकड़े इस बार अनुमान के मुताबिक या अनुमान से बेहतर ही देखने को मिले हैं, स्पेशली पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर सेगमेंट पे। कैसे एनालिसिस किया आपने और कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है आपको ऑटो स्पेस से? देखिए, ऑटो स्पेस में एक सेक्टोसेंट जो ट्रेंड दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है कि पैसेंजर व्हीकल्स काफ़ी अच्छा कर रहा है और उसमें दैट टू ऑन एसयूवी सेगमेंट की तरफ अगर आप देखें, जो सबसे अच्छा किया है उसने महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसके बाद अगर आप देखें टाटा मोटर्स, और तीसरे पायदान पे काफ़ी अच्छी रिकवरी और काफ़ी अच्छा जो है कैचअप देखने को मिला है वो मारुति में। और एम&एम का जो एसयूवी सेगमेंट है वो तकरीबन जो है कई महीनों से अच्छा कर रहा है और लगातार किए जा रहा है। 30% के ऊपर की वृद्धि देखी जा रही है। इवन अगर आप मारुति के नंबर्स को देखेंगे तो वहां पर जो कम बजट वाली कारें हैं उसमें कम बिक्री देखी जा रही है, लेकिन जो एसयूवी सेगमेंट है उनका उसमें काफी अच्छी बिक्री हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रैक्शन अभी भी है और ये कंपनियां अभी भी काफी पोटेंशियल है इसमें कि हेंसफोर्थ भी यहाँ से भी जो है अच्छा कर सकती हैं। ठीक है। तो ये है सलाह ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर। लेकिन एक और कंपनी जो कि आज मजबूत थी, इसमें कोल इंडिया पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। ये भी लगातार चल रही है और आज कुछ डेटा पॉइंट्स आए थे जिसकी वजह से हमने देखा कि स्टॉक में एक तेज़ी थी और 3% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिली आज कोल इंडिया के शेयर में। ये भी एक कंपनी है जो कि लगातार हम देख रहे हैं कि स्पेशली इस साल
ये कंपनी काफ़ी अच्छा चल रही है, डिविडेंड का फ़ायदा तो मिल ही रहा है, लेकिन अब स्टॉक में भी एक्शन काफ़ी नज़र आ रहा है हाल फिलहाल में कोल इंडिया के शेयर में। कुणाल जी, कोल इंडिया में अगर अगले हफ्ते के लिए किसी को पोजीशन लेके जाना हो, कौन से लेवल्स वॉच करें? वेल, एक अच्छी खासी मोमेंटम कोल इंडिया में हमें देखने को मिल चुकी है। आज के दिन में 419 के रन का क्लोजिंग है। जो इसका रिसेंट का टॉप है 415 का, वो भी काउंटर ने ब्रेक कर दिया है। खरीदारी करके चलना चाहिए प्रेजेंट लेवल से ही। लोअर लेवल पे जो हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो है 400 का है, 400 का है। टारगेट 434 का पहला है, और जैसे ही ये ब्रेक होता है ऊपर में 460 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो कोल इंडिया प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है 400 के एसएल के साथ। ठीक है, तो ये है सलाह कोल इंडिया पर। अभी भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट आपको बताया। चलिए, वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, आप बने रहिए। ऑस्ट्रेलियन एसेट के अमित जेसवानी ने हमसे खास बातचीत में कहा कि सरकार के इंफ्रा पर फोकस से रेलवे शेयरों को काफी फायदा होगा। 2 साल पहले देखते थे रेलवे कंपनी, सब डिविडेंड यील्ड के कारण आप रेलवे कंपनीज लेते थे, बी इट आईआरएफसी, बी इट आरबीएनएल। अब वो डिविडेंड यील्ड की बात नहीं रही है, दीज आर नाउ ग्रोथ स्टॉक्स। मार्केट्स, द वैल्यूएशंस, जैसे अगर आप आईआरएफसी देखिए, उनको तो एचडीएफसी बैंक से भी हायर प्राइस टू बुक मिलता है। एचडीएफसी अब 2-2.5 टाइम प्राइस टू बुक पे चलता है, बट आईआरएफसी का जो प्राइस टू बुक है दैट इज क्लोजर टू 4 टाइम्स। तो आज कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक सरकारी कंपनी को प्राइस टू बुक विल बी क्लोजर टू 4 टाइम्स। इट्स अ लेंडिंग कंपनी जो रेलवेज को लोन देती है, आईआरएफसी। व्हेन यू लुक एट आरबीएनएल और जो भी रेलवे की कंपनीज है, दे आर नाउ गेटिंग डिसेंटली हाई वैल्यूएशंस। बाजार को मालूम है कि ये सरकार का जो फोकस है वो रेलवेज है। द अमाउंट ऑफ केपेक्स दैट इज हैपनिंग इन रेलवेज, डिफेंस, ये एक माइंड ब्लोइंग नंबर है। हम 3.5 लाख करोड़ का केपेक्स करते थे 2020 में, और ये साल जो बजटेड है वो 11 लाख करोड़ है। सो यू सीन अ 3x राइज इन केपेक्स इन 4 years। और इतना बड़ा केपेक्स, एंड अगर आप 2014 से 2014 से लेकर 2020 देखिए, वो 6 साल का पीरियड जितना आप केपेक्स अब 1 साल में करने वाले हो। सो द साइज ऑफ केपेक्स जो गवर्नमेंट कर रही है वो एक थिंकेबल काइंड ऑफ नंबर्स है, जो इंडिया में, जो हिंदुस्तान में हो रहा है। सो रेलवे स्टॉक शुड डू ओके। ये हमारा बॉटम बनता रहता है, दैट वैल्यूएशंस विल, इज नॉट लाइक ये कोई फ्लाई बाय नाइट काइंड ऑफ ऑपरेशंस नहीं होने वाली है। ऑफ कोर्स द क्वालिटी ऑफ बिजनेसेस आर वीकर, क्योंकि रेलवे वाली जो कंपनीज होती है उनका तो एक कस्टमर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको वो सब देखना रहता है। दैट मार्जिन्स, जो हाई मार्जिन है वो सस्टेन होंगे कि नहीं होंगे। ऑल दीज कंपनीज इन रेलवेज आर नाउ वेल कैपिटलाइज्ड, कंपटीशन भी हाई है अभी, क्योंकि पहले तो सब बैंकरप्ट थे, अचानक से अब सबको ऑर्डर मिल गया, छोटी छोटी रेल कंपनीज भी आ गई। आई वुड से राइट नाउ जिस हिसाब से लोग, नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, नया आई बिलीव कल पॉलिसी बाजार के नंबर बहुत मुझे अच्छे लगे। ऑल दीज आर नॉट रिकमेंडेशंस। मैं मेरे क्लाइंट्स, मेरे परिवार का इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। हम एक सेबी रजिस्टर्ड पीएमएस है, हम बाय सेल पूरा टाइम करते रहते हैं। बट आई लाइक कैपिटल मार्केट्स में एंजल वन मेरा फेवरेट है। आई थिंक जिस वो 25 लाख कस्टमर लास्ट क्वार्टर ऐड किए कर रहे थे, इफ यू सी जो हमारा हिसाब है, जो वॉल्यूम डेटा इंडिकेट कर रहा है, जो बीएसई, एनएससी, एमसीएक्स का सब मिला के, तो जो 5 तारीख को एमसीएक्स का एंजल का नंबर आएगा तो 60-70% टाइप ऑफ ऑर्डर का एवरी मंथ एंजल का मंथली ऑर्डर का डेटा आता है। तो हम एक जो डेली डेटा एक्सचेंजेस में रिलीज होता है उसके हिसाब से हम आपको बोल सकते हैं दैट the growth of orders of Angel should be 60-70%. So this year Angel should make about 1100-1150 crores of profits. Next year 1600 करोड़ के प्रॉफिट करेगा। आज मार्केट कैप 25,000 करोड़ है। तो चलिए, अब वक्त है वीआईपी शेयर जानने का। हमारे दोनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं, तो संतोष जी सबसे पहले आपके पास आएंगे और समझेंगे कि आप कौन से स्टॉक पर आपको अच्छा लग रहा है इस वक्त फंडामेंटल लिहाज से। देखिए, कैनफिन होम मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का भी फोकस है हाउसिंग के ऊपर, और मिडिल क्लास हाउसिंग के लिए काफ़ी बात की गई है इस बजट में। और एक कंपनी जो कि सरकारी है, 30% कैनरा बैंक का इसमें स्टेक है। ये कंपनी का अगर मौजूदा जो देखेंगे, जो लास्ट क्वार्टर गया है वो एवर हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है, 200 करोड़ रुपए के करीब।
और प्राइस टू बुक अगर देखेंगे तो 2.7 टाइम्स के करीब मौजूदा प्राइस टू बुक है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छी है, सुपीरियर रिटर्न ऑन इक्विटी है, तकरीबन 18.5% के आसपास की रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए लगता है कि हेडरूम यहाँ पर और हैं अभी। मौजूदा स्तर से लगता है 900 रुपये तक के टारगेट हो सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है मनी मैनेजमेंट के लिहाज से 800 के नीचे का बाय क्लोजिंग बेसिस रखा जा सकता है। ओके, और कुणाल जी आपके 2 पिक्स बताइए। वेल सबसे पहला है बजाज होल्डिंग। स्टॉक 8,480 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। आप देखें तो ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला है। 8,270 8270 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। टारगेट पहला है 8,640 और दूसरा टारगेट 8,900 का। दूसरा स्टॉक है कोफोर्ज। एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें डाइंग आवर्स में देखने को मिल चुकी है, पर्टिकुलरली 3:20 के बाद आप खरीदारी करके चल सकते हैं 6,300 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते तो 6,510 का पहला टारगेट है, और वो जैसे ही ब्रेक होता है 6,655 का दूसरा टारगेट भी हमें कोफोर्ज में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये 2 कॉल्स हैं कुणाल की तरफ से। ऑलराइट कुणाल जी, संतोष जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों की मदद करने के लिए कि अगले हफ्ते वो किन स्टॉक्स पर नज़र रखें और किस तरह से तैयार करें मार्केट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते आपको एक खबर बता देते हैं। भारत में उच्च शिक्षा की बात करें तो वडोदरा स्थित पारुल यूनिवर्सिटीज़ का नाम जेहन में ज़रूर आता है। एक जीवंत कैंपस लाइफ के साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग एक्सपीरियंस, कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और शानदार प्लेसमेंट रिकॉर्ड पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है। और इसी के साथ ये यूनिवर्सिटी छात्र व छात्राओं की टॉप चॉइस के रूप में उभर रही है। पारुल यूनिवर्सिटीज के प्रेसिडेंट देवांशु पटेल ने यूनिवर्सिटीज के बारे में और जानकारी साझा की। सुनते हैं उनका क्या कहना है। पारुल यूनिवर्सिटी जो गुजरात में बड़ौदा में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसको गुजरात स्टेट एक्ट में यूनिवर्सिटी स्टेटस दिया गया है। इस यूनिवर्सिटी को नेशनल असेसमेंट और एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक स्वायत्त संस्था है, उसने NAC A++ का ग्रेडिंग दिया हुआ है। पूरे भारत में कुल 1,113 यूनिवर्सिटीज हैं, और इन यूनिवर्सिटीज में से फक्त 1.8% यूनिवर्सिटीज को NAC A++ का ग्रेड मिला है। तो ये बताता है कि यूनिवर्सिटी का क्वालिटी का बेंचमार्क क्या है, क्वालिटी का लेवल क्या है। और ये बताता है कि पारुल यूनिवर्सिटी में अभ्यास कर रहे छात्र, शिक्षक और पारुल यूनिवर्सिटी की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उनके प्लेसमेंट्स, उनके स्टार्टअप्स और बच्चों के एब्रॉड एजुकेशन के स्कोप, इसका ये एक क्वालिटी बेंचमार्क है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में जो 1,113 यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी इनोवेशन, रिसर्च और स्टार्टअप के बेस पे रैंकिंग निकाली गई थी, जिसमें पारुल यूनिवर्सिटी का टॉप 50 यूनिवर्सिटीज जो पूरे देश में है, उसमें समावेश किया गया है। इसका मतलब ये है कि पारुल यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए स्टार्टअप, इनोवेशन और रिसर्च के लिए एक श्रेष्ठ कल्चर उपलब्ध है, जिसकी वजह से पारुल यूनिवर्सिटी में से हर साल काफी सारे बच्चे अपने स्टार्टअप्स शुरू करते हैं। और सिर्फ स्टार्टअप शुरू नहीं करते हैं, लेकिन उनको उनके स्टार्टअप्स के लिए नेसेसरी इन्वेस्टमेंट भी मिलता है। पारुल यूनिवर्सिटी में रिसर्च का भी बहुत ही अच्छा कल्चर डेवलप किया है, जिसकी वजह से छात्रों और शिक्षकों के रिसर्च प्रोफाइल काफी इंप्रूव होते हैं, और जिसका पूरा बेनिफिट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होता है, और जिसकी वजह से स्टूडेंट आउटकम और स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स में इसकी असर देखी जाती है।